47 हम देखते हैं बी को घर में जो क्या है, बी को माँ के घर जलाने के लिए ए उसका आता है, अभी उस घर में आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति चोरी करता है। ए ने क्या दोषी है, तो ए घर में आग लगाने का चोरी का दोषी है। बी ए अदापि घर जलाने का दुष्प्रण का दोषी है, परंतु चोरी का दुष्प्रण का दोषी नहीं है। सी घर जलाने का चोरी करने का दोनों दोषी, कारण तो घर जलाने का दुष्प्रण न चोरी करने का दुष्प्रण है। तो सही आंसर जो है बी है, केवल घर जलाने का दुष्प्रण दोषी है परंतु चोरी का नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 48 क्या है, आपराधिक षड्यंत्र। क्या है, आपराधिक षड्यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, नहीं कौन आपराधिक षड्यंत्र जो है कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो 48 का सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन जो है देखते हैं, कोई अवैध कार्य करने हेतु करार, कोई विद्यमान कार्य अवैध तरीके से करने के लिए करार, दो या दो अधिक व्यक्तियों द्वारा करार, ऐसे व्यक्ति का अपराध करते समय उपस्थिति। यानी यह आवश्यक नहीं कि प्रेजेंस होना जरूरी है, डी नहीं जरूरी है। कोई अवैध कार्य करने हेतु करार किया जा सकता है, कोई विद्यमान कार्य को अवैध तरीके करने के लिए क्या एग्रीमेंट किया जा सकता है, दो या दो अधिक व्यक्तियों को द्वारा किया गया करार ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि वहाँ उस समय प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए डी आवश्यक तत्व नहीं है। अब बात करते हैं 49। अब कहते हैं 49 क्या है, देखते हैं, एक व्यक्ति जो है एक विक्षिप्त पागल व्यक्ति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है क्योंकि उसका मस्तिष्क साफ नहीं है, उसमें उत्तेजना एप्लम्स के कारण अपराध कारित करने उसमें दुराशय नहीं है। उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। 49 का क्या होगा सही आंसर, तो 49 का सही आंसर ए होगा, उसमें मस्तिष्क साफ नहीं है। अब आईपीसी के लास्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समान आशय से संबंधित है। समान आशय से संबंधित है महबूब शाह बनाम एम्परर, ये भी समान आशय से संबंधित है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये भी है। डीपी बनाम बेड, ये नहीं है। श्री कांतिया बनाम बम्बई राज। तो 50 का सही आंसर कौन सा होगा, आप बताइएगा 50 का सही आंसर कौन सा होगा। ओके, 1 2 3 होगा, 1 2 4 होगा, 2 3 4 होगा, 1 2 4। तो उत्तर सही है 1 और 2 और 4 होगा, यानी श्री कांतिया बनाम बम्बई राज भी समान आशय से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों सीआरपीसी से। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन संपहरण की घोषणा निम्न में किसके द्वारा आपस्त की जा सकती है। 51 कह रहा है संपहरण की घोषणा किसके द्वारा आपस्त की जा सकती है, सत्र न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, या मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट द्वारा, या तलाशी वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट। तो 51 का सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, तो 51 का जो है उच्च न्यायालय, कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक, हाई कोर्ट द्वारा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है देखते हैं। ये पुलिस अफसर को दी जाने वाली सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होना चाहिए। सूचना घटना के बाद दी जाने वाली सबसे पहली सूचना हो। सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकता है, चाहे वो संज्ञेय हो या तो असंज्ञेय हो। तो 52 का क्या सही आंसर होगा, तो 52 का सही आंसर जो डी है, जो है सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकता है, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो या तो असंज्ञेय अपराध हो। तो ये जो है क्या है, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तथ्य नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता के विषय में भारत के संविधान के निम्न से सूचियों में किस सूची से लिया गया है, तो उस सूची को कौन सी सूची से लिया गया है, समवर्ती सूची से। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्न किस धारा में से वो अनियमितताएं जो विचारों को दूषित करते हैं बताई गई, कहाँ बताई गई, वो या अनियमितताएं जो इरेगुलर प्रोसीडिंग की बात करती है, जो ट्रायल को क्या है विसेट करती है, बताई गई हैं 460, 461, 467, 466, 54, 54 के बी 461, सही आंसर जो है 461। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिभाषित प्रवाद को निम्नलिखित में किस अपराध से संबंधित है। 55 बताइए, तो 55 का सही आंसर जो है कौन सा होगा, केवल
संज्ञेय अपराध से संबंधित है, केवल असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, दोनों ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 55 का सही आंसर जो है सी होगा, ए बी दोनों केवल संज्ञेय अपराध है, केवल असंज्ञेय अपराध से होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं 56 की बात कर रहा हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्नलिखित धारा में ये कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। कौन से सेक्शन में कहा गया है? 51 में कहा गया है कि 56 में कहा गया है कि 57 में कहा गया कि 59 में कहा गया है? तो इसका सही आंसर जो है बी सी होगा, 57 में कहा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्न से किस धारा में भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले मासिक भत्ते में अंतरिम मासिक भत्ते में कोई बदलाव किया जा सकता है? किस सेक्शन में कहा गया है? धारा 125 में, धारा 126 में, धारा 127 में, धारा 128 में। तो 57 का सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो 57 का सही ऑप्शन जो है सी होगा, धारा 127 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत में किस प्रकार के अपराध के लिए है? अग्रिम जमानत निम्न से किस प्रकार के अपराध के लिए है? क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 का जो है सही ऑप्शन जो है वो होगा बी, गैर जमानती अपराध के लिए। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में की निम्न धाराओं में से किस में धारा में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? तो 2L में जो है परिभाषित किया गया है, 2C में जो है कंग्निजेबल ऑफेंस, 2A में जो है बेलेबल ऑफेंस, 2B में आरोप है। ठीक है, तो 59 का सही आंसर जो है सी होगा, जो है संज्ञेय अपराध को परिभाषा दिया गया है। संज्ञेय अपराध को 2C में दिया गया, असंज्ञेय 2L में दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं 60 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्न धाराओं में से किस धारा में ये कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामले में जिसमें उस समय हितबद्ध है विचारणा नहीं करेगा। जिस मामले में वो समय इंटरेस्टेड है तो उसमें जो है विचारणा नहीं करेगा, वो कौन सा सेक्शन होगा? 478 होगा, 477 होगा, 479 होगा, 481 होगा। 60 का सही आंसर बताइए दोस्तों। तो 60 का सही आंसर जो है सी, 479 में अगर उस मामले में समय हितबद्ध है तो उसका क्या है, विचारणा नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्न में धाराओं में से कौन सी धारा अपराध शब्द को परिभाषित करती है? अपराध शब्द को परिभाषित करती है। तो 61 का टूचा, टूझा, टूढ़ा, टूठा, तो कौन सा होगा? 61 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सी होगा, टूढ़ा, यानी 2N में अपराध की परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के कौन से धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता जो है में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है कौन से धारा में एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? धारा 38, धारा 40, धारा 41, धारा 44। 62 का जो है सही आंसर कौन होगा दोस्तों? बहुत आसान सवाल है, तो 62 का डी, धारा 44। अब बात करते हैं 63 दंड प्रक्रिया संहिता की कौन से धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को आजमानती वाद में जमानत पर रिहा कर सकता है? यानी दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को आजमानती वाद में जमानत पर रिहा कर सकता है? 336 ए, बी 337, सी 436, डी 437। 63 का सही आंसर कौन है? तो 63 का सही आंसर जो है डी है, धारा 437। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 से संबंधित है। तो 482 संबंधित क्या है? व्यवदेश से एक घोषित अपराध की गिरफ्तारी से संबंधित है। उच्च न्यायालय की अपील शक्ति से है कि एक उच्च न्यायालय की सह शक्तियों से है। 64 का सही आंसर क्या होगा? तो 64 का सही आंसर जो है डी होगा, एक उच्च न्यायालय की सह शक्तियाँ से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आरोप को जोड़े या संशोधित किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? 65 में। तो देखते हैं 211 में, 211 में, 212 में, 215 में, 216 में।
कहाँ किया जा सकता है 65। तो 65 का सही आंसर जो है डी 216 में आरोप को जोड़ा जाता है और संशोधित किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन एक वारंट मामले में जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है विचार प्रारंभ होता है। ए क्या कह रहा है, जब आरोप निर्धारित किए जाते हैं, जब अभियुक्त उपस्थिति में होता है, जब साक्ष्यों की परीक्षा किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं कि 66 के, तो 66 का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 66 का सही आंसर जब आरोप क्या है निर्धारित किए जाते हैं, जब आरोप निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 67 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन 1973 के अधीन विचारणा में अभियुक्त दंड प्रश्न सुना जाना आवश्यक है। यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनना जाना आवश्यक है? सेशन मामले विचारण, वारंट मामले में विचारण, समन मामले में विचारण, उपरोक्त में सभी। तो 67 का सही आंसर जो है सी है, समन मामले के विचारण में। सी समन मामले के विचारण में। ठीक, अब बात करते हैं ए और बी को लूटने का स्वेच्छा से उपहार कारित करने का आरोप है। क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता धारा 323, 392, 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाकर किया जा सकेगा? हाँ, नहीं, सत्य न्यायालय की पूर्ण अनुमति न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो 68 का क्या होगा? 68 का हाँ किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्ति हुआ। क्या प्रवृत्ति हुआ? 6 अप्रैल 2013, 3 फरवरी 2013, 7 जनवरी 2013, 5 मार्च 2013। तो 69 का भी है 3 फरवरी 2013। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संपत्ति के कब्जे से संबंधित किसी विवाद को निर्णित किया जाता है। 70 में कहाँ किया गया है? तो देखते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, सेशन न्यायाधीश द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो सही आंसर जो है कौन सा होगा भैया? डी होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। अब बात करते हैं 71 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार एक अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है 312 में, 313 में, 315 में, 316 में। तो 71 का सही अवसर क्या होगा? सी 315 में अभियुक्त जो है अपनी प्रतिरक्षा में क्या होगा? सक्षम साक्षी हो सकता है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराध का वर्गीकरण किया गया है। तो जो है 72 में क्या बताया गया? अपराध का वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं 320 में, प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, 482 में। तो सही आंसर क्या होगा? 72 का जो है सही आंसर जो है बी होगा, प्रथम अनुसूची में अपराध का वर्गीकरण किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 लागू नहीं होती है। कहाँ नहीं लागू होती है? 73 में। तो 73 में जो है नहीं लागू होती है। परिवारवादी पर लागू होती है, साक्षी पर लागू होती है, अभियुक्त पर लागू होती है। एक में जो परिवारवादी ना अभियुक्त पर साक्षी है तो उस पर लागू नहीं होती है धारा 91। ठीक है, अब बात करते हैं 74 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 160 एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? 74 का सही आंसर कौन सा होगा? देखते हैं, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, थानाधिकारी द्वारा, उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिस उस मामले का अन्वेषण कर रहा हो, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर जो है कौन सा होगा? उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा हो। ठीक, अब 75 की बात करें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न से किस धारा में जिलाधीश या उपखंड जिलाधीश पर्यावरण प्रदूषण को निवारण कर सकता है? किस सेक्शन में? 151 में, 133 में, 145 में, 107 में। तो 75 का सही आंसर जो है बी है, 133 में। ठीक, अब बात करते हैं 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में जीवन की अवधारणा से उपबंधित है? अब एविडेंस की बात करता है, जीवन की उपधारणा से और संबंधित है। 108, 106, 104, 107। सही आंसर कौन सा 76 का होगा दोस्तों? तो 76 का सही आंसर जो है 107 में जीवन की उपधारणा से संबंधित है। ठीक है, और 107 में 30, 108 में 7।
बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों को साक्ष्य दे सकता है। भाई बोलने में अगर असमर्थ है, गूंगा है, और वो खुले न्यायालय में क्या साक्ष्य दे सकता है? यस दे सकता है। तो साक्ष्य का क्या रूल होगा? सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीय साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, विशिष्ट साक्ष्य या प्रतिजन साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। यानी कौन सा होगा? ये होगा मौखिक साक्ष्य होगा। ठीक। अब नेक्स्ट 78 साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य क्या होगा? यानी मेडिकल एविडेंस का वैल्यू क्या होगा? केवल संपोषक होगा, केवल जो है निश्चायक होगा, सहायक होगा, प्रत्यक्ष साक्षी की विश्वसनीयता के तथा सच्चे साक्षी की विपरीत निश्चायक होगा। 78 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये क्या होगा? केवल जो है ये क्या करेगा? कोरोबोरेट करता है, ये संपोषक साक्ष्य होगा। ठीक है। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। यानी किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को क्या कहा जाता है? नकारात्मक तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य और सकारात्मक तथ्य। तो 79 का सही आंसर क्या होगा? 79 का सही आंसर विवादक तथ्य कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट, कथन। ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 परंतु स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है। यानी 132 में परंतु में स्वयं को अपराध फंसाने के विरुद्ध के नियम का एक पक्ष है। कारण साक्ष्य अधिनियम धारा 132 के नीति न्याय के लिए साक्ष्य प्राप्त करना है। उपरोक्त में से कौन सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए 80 का कौन सा सवाल सही है? तो 80 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? ए है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती है। क्या विदेशी विधि पर ली जा सकती है, विज्ञान कला पर ली जाती है, अंगुली छाप पर ली जाती है, भारतीय विधि पर विशेषज्ञ की राय नहीं ली जाती है। ओके। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता वैधता के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? कौन सा केस था? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दमन उपाध्याय, ए बम्बई राज्य बनाम काठोकालू, इनातुल्ला बनाम महाराष्ट्र, नंदिनी सरस्वती बनाम PL भानी। तो सही आंसर कौन है 82 का? तो 82 सही आंसर है बम्बई राज्य बनाम काठोकालू। बी, और इसका सही आंसर क्या है? बी है। ठीक है। अब बात करते हैं कथन। ए कथन बा अपनी पत्नी शाह को एक पत्र लिखता है जिसमें क्या कह रहा है? दाह के संबंध मानहानिपूर्ण बातें हैं। इस संसूचना को प्रकट करने के लिए सी को विवश नहीं किया जा सकता है। रीजन कारण विवाह के अस्तित्व के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को की गई सूचना विशेषाधिकार द्वारा प्राप्त संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी ए सही परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर कौन सा शोध दोस्तों 83 का है? 83 का सही आंसर जो है ए है। ए आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 84 का। 84 जो है क्या कहता है देखते हैं। समय क्या है? समय को तथा साथ अपनी संस्कृति न करने वाले अभियुक्तों को अतिलिप्त करने वाले अभियुक्तों को संस्कृति साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होता है? ए ऐसी संस्कृति सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है। बी वो संस्कृति न करने का अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत नहीं होगी। सी ऐसी संस्कृति सभी अभियुक्तों को दोषिता को साबित करने वाली होंगी। डी ऐसी संस्कृति करने वाले अभियुक्तों के मुख्य अपराध के दोष मुक्त हो जाता है तो उसकी संस्कृति गिरे नहीं रह जाएगी। तो सही आंसर कौन होगा दोस्तों?
84 का सही आंसर जो है ए होगा। ऐसी संस्कृति सह अभियुक्तों की विरुद्ध सुसंगत होती है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत योग्य रहता है। क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्रहता है। समानार्थी, न तो समानार्थी न ही संविस्तार, संविस्तार समानार्थी और न संविस्तार दोनों। तो 85 का क्या आंसर होगा? 85 का बी होगा, न तो समानार्थी है और न ही संविस्तरीण है। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सूचक प्रश्न को परिभाषित करती है? 140, 143, 143, 142। तो 86 का कौन सा ऑप्शन सही है? 86 का डी है, धारा 143। शरत चंद्र डे बनाम गोपालन चंद्र लाहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्नलिखित किस धारा से संबंधित है? धारा 6 से संबंधित है, धारा 115 से रिलेटेड है, धारा 124 से रिलेटेड है, धारा 145 से रिलेटेड है। तो 87 का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 87 का जो है बी होगा, धारा 115 से रिलेटेड है। किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 88। तो 88 का सही ऑप्शन कौन होगा? 88 का सही आंसर जो है सी होगा, 2000, यानी 2000 में जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? ए, एक राष्ट्रीयकृत बैंक का अभिलेख, 100 परीक्षा रिपोर्ट, एक व्यक्तिगत वक्फ विलेख जो उपनिबंधन का में पंजीकृत है, घटनास्थल निरीक्षण नक्शे ज्ञाप एक अधिकारी के की गई विशिष्टियाँ। 89 का क्या होगा ऑप्शन? तो 89 का सही आंसर जो है बी होगा, 100 परीक्षा रिपोर्ट। ये लो दस्तावेज में नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं जहाँ जलने के कारण एक मरणसन विक्षिप्त मस्तिष्क वाला विवाहित महिला के चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उस तथ्य में एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए ने तो नहीं वरन शारीरिक स्वस्थ घोषित किया था। निम्नलिखित किस वाद में न्यायालय ने कहा था उसका अभिकथन विश्वसनीय नहीं है? 90, रविचंद्र बनाम पंजाब राज्य, श्रीपत राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, उकाराम बनाम राजस्थान राज्य, बलदेव राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। तो सही आंसर कौन सा होगा? 90 का सही आंसर उकाराव बनाम राजस्थान राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वचनात्मक विबंध से संबंधित मूल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 91। तो 91 में जो है संविदा विधि प्रतिफल के नियम अपवाद के रूप में है। बी, संविदा की विधि भविष्यवर्ती प्रतिफल के नियम के रूप में है। संविदा विधि भूतलक्षी प्रतिफल के नियम के रूप में है। और कोई तो उत्तर बी है, संविदा विधि में भविष्यवर्ती प्रतिफल के नियम के रूप में है। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अस्थावर संपत्ति के अभिधारी भूस्वामी को उस संपत्ति पर स्वत का प्रख्यापन न करने दिया जाएगा? कहाँ बताया गया है? धारा 115, 116, 117 ऊपर में से कोई नहीं। तो 92 में सही आंसर कौन होगा? 92 का सही आंसर जो है बी होगा, धारा 116 में बताया गया है। ठीक है, पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट के वाद संबंधित थे। ए, संबंधित तथ्य और कार्य रजिस्टर से है। बी, मृतकालिक कथन से है। सी, अपराधी से है। डी, अभियुक्त से है। तो उत्तर कौन सा होगा? पकला नारायण 93 का। तो 93 का सही आंसर जो है दोस्तों बी होगा, मृतकालिक कथन से संबंधित है। ओके, अब बात करते हैं 94। एक अभियुक्त जिसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 बी के अधीन आरोपित किया गया है को धारा 302 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 भी उपधारा करेगा। सो एक खंडित हो जाएगा, भी खंडित नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा, विसंगत और निरर्थक होगा। तो 94 का सही आंसर कौन सा होगा? 94 का सही आंसर बी होगा, खंडित नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 95। एक चिकित्सक उसके पास इलाज कर रही 30 वर्ष की आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है और वो महिला कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी। इस मामले में न्यायालय क्या करेगा? सबूत मांगेगा, उपधारा करेगा। उसने सहमति नहीं दी है, संपुष्ट मानेगा, उसकी सहमति को उपधारा कर सकता अथवा उपधारा नहीं कर सकता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? 95 का सही आंसर दोस्तों बी होगा, वो उपधारा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। ओके, निम्नलिखित में से किस वाद में कौन से व्यक्तिगत संबंधी निर्णय है? विवाह विच्छेद के बाद अंतिम निर्णय। ए, बी, दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना के वाद के अंतिम निर्णय। सी, दिवालियापन के वाद के अंतिम निर्णय।
डी नवधिकरणवाद में अंतिम निर्णय। तो सही आंसर कौन सा है? निम्नलिखित जो है व्यक्ति संबंधी निर्णय है। तो 96 का कौन सा होगा? तो 96 का जो है बी होगा, दाम्पत्य अधिकारों को प्रतिस्थापन के लिए वाद का अंतिम निर्णय। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगत हेतु सही नहीं है? ए, ऐसे विश्वास युक्त आधार होना चाहिए कि दो या दो अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है। बी, प्रश्नागत कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र के आशय का प्रथम बार मन में धारण किया हो। कार्य समान आशय पर निर्देश के अंतर्गत होना चाहिए। डी, ऐसे अन्य पक्षकार या पक्ष किया किसी साबित करने के लिए कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो सही आंसर जो है 97 का सही आंसर कौन सा होगा? देखते हैं, 97 का सही आंसर डी होगा। ऐसे अन्य पक्षकार पक्ष या साबित करने के लिए कोई भी पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाई जा सकती है। अब बात करते हैं 99, निम्न में से कौन सा अपराधी नहीं है? तो सा अपराधी जो है एक वेश्या नहीं है। क्या है? ये बहुत बार सवाल आता है, हो सकता है आपकी बार भी आ जाए। रिश्वत देने वाला व्यक्ति, गुप्तचर, चोरी समाप्त, ये सब अपराधी हो सकते हैं। अब बात करते हैं 99, अंगल विधि में कृत चेष्टा एक ही संवार का संव्यवहार का भाग है। कि सिद्धांत में कौन सा महत्व है? भारत में कोई महत्व नहीं है, भारत में महत्व, भारत में महत्व है और इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 धारा 7(6) में समावेश किया गया है। ठीक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 में समावेश किया गया है। तो सही उत्तर 99 का कौन है? सही उत्तर 99 का सी है। सही उत्तर जो है 99 का भारतीय साक्ष्य महत्व दिया गया है और 6 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कथन 100, लास्ट सवाल देखते हैं। स्वीकृति का प्रयोग साफ प्रतिवादियों के किया जा सकता है। रीजन, स्वीकृति करने के लिए बाध्यकारी है कि इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले पक्ष भी किया जा सकता है। तो 100 का कौन सा है? ए आर दोनों सही है, ए आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है। तो सही आंसर कौन है? ए गलत है और आर सही है। यानी स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है कि इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले पक्षकार में किया जा सकता है, यह सही है। दोस्तों लास्ट सवाल है, यह पहला टेस्ट जो है समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट टाइम दूसरा टेस्ट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।